हाँ 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 वो पता है। अब मैं ये कह रहा था कि जो मैं करा रहा हूँ ना पार्ट इंडियन नेशनल, ये इंडियन क्या बोलते हैं इसको, नेशनल मूवमेंट, ठीक है। ये प्री और मेन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये खास करके अब मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन में ना ये इजी सेक्शन है। कौन सी सेक्शन है? इजी, ठीक है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस आपको आएंगे ना मेंस में, वो बड़े, मतलब मेंस का पेपर ऐसा होता है जीएस का, जो मतलब जिसमें पॉलिटी भी होती है। आप देख ही रहे हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के क्वेश्चन होते हैं, वो मेंस में भी आएंगे, ठीक है। इकोनॉमी के क्वेश्चन भी मेंस में आएंगे, गवर्नेंस के क्वेश्चन भी मेंस में आएंगे। तो जब वहाँ पे आप मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हो ना, तो वो आपको ईजी लगता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन वहाँ पे आएगा, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन नेशनलिज्म, जो हमने कल किया, ठीक है। फिर व्हाट वर द कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। हाउ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज सप्रेस्ड, हु वर द मेन लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जब आप मेंस के पेपरों में देखते हो ना, तो आपको बड़ी खुशी होती है अंदर से, क्योंकि ये आपको ईजी लगते हैं। अब लेकिन आप ये देख रहे हो कि ये आपको इजी लग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये सबको इजी लगेंगे, सबको इजी लगेंगे, है ना। आपने पढ़ा हुआ है, बाकियों ने भी पढ़ा हुआ है, सबको इजी लगेंगे। लेकिन आपने बाकियों से अच्छा कैसे परफॉर्म करना है, आपने ज़्यादा नंबर लेने हैं, ठीक है। ज़्यादा नंबर कैसे आएंगे? राइटिंग प्रैक्टिस से, ठीक है। इसलिए मैं मॉडर्न इंडिया के आपके 3 टेस्ट लूँगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक तो हाँ, जब हम 1857 से लेकर 1905 तक पहुंचेंगे ना, एक मैं यहाँ पे टेस्ट लूँगा, ठीक है। जब 1905 से लेकर हम 1919 तक पहुंचेंगे ना, एक यहाँ पे टेस्ट लूँगा। तो 1919 से लेकर 1932 तक यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है। 3 टेस्ट 1932 से लेकर 1947 तक, ये 4 टेस्ट, ठीक है। ये पीरियड नोट कर लो। ये 4 टेस्ट मैं लूँगा मेंस के। इसके अलावा मैं आपके एक और टेस्ट लूँगा 5वां, 5th टेस्ट लूँगा। उसमें मैं आपको वो टॉपिक्स डालूँगा जो साइड टॉपिक्स होते हैं, साइड टॉपिक्स। वो मैंने एक लिस्ट लिखवाई थी आपको, है ना। कम्युनलिज्म क्या है, कम्युनलिज्म का राइज इंडिया में कैसे हुआ, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, देन प्रेस, राइज ऑफ प्रेस एंड वर्नाकुलर लिटरेचर इन इंडिया, इस तरह की चीज़ें, वो साइड क्वेश्चंस होते हैं। वो साइड क्वेश्चंस भी आपके कोई 10-12 बनेंगे, ठीक है। वहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से तो आते ही आते हैं, वहाँ से भी आते हैं। तो कुल मिला के अगर आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं ना, बल्कि यहाँ पे 30 बनेंगे, तो वहाँ से भी आपके 15 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये 30 + 15 45 क्वेश्चन आपके टोटल, 45 क्वेश्चन नहीं, 45 टॉपिक्स आपके टोटल बनेंगे मेंस के। ये साइड टॉपिक्स मिला के कह रहा हूँ मैं। अगर आप पिछले साल के पेपर देखोगे, आपको साइड टॉपिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, यहाँ से तो दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। तो हमारा फोकस प्री पे भी रहेगा, लेकिन हमारा फोकस मेंस पे भी रहेगा, क्योंकि कल्चर जो होता है ना, आर्ट एंड कल्चर, वहाँ से प्री में बड़े क्वेश्चन आते हैं। प्री एंशंट और मेडिवल हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, लेकिन मॉडर्न से भी आते हैं। मॉडर्न से थोड़े से रिलेटिवली थोड़े मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं आते, इतने कम भी नहीं आते मॉडर्न इंडिया से। लेकिन मेंस के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मेंस के लिए इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो और एक तो इम्पॉर्टेंट भी है, दूसरी ईजी भी है। अगर मुश्किल होती ना, तो मैं कहता यार मुश्किल है, इसको थोड़ा कम करो या ऐसे करो, लेकिन ये ईजी है, इसलिए इसको ज़्यादा अच्छे से करना है। आपकी मॉडर्न इंडिया ऐसे तैयार होनी, मतलब ये वाली सेक्शन इंडियन नेशनल मूवमेंट ऐसे तैयार होनी चाहिए कि आपके सबसे ज़्यादा नंबर आए, ठीक है ना। अगर बाकी इसमें से 100 नंबर ले रहे हैं, आपके 150 नंबर आए, 50 नंबर आप बाकियों से आगे निकल जाओ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा एम रहेगा, ठीक है। अब हम कल वाली टॉपिक से आगे चलते हैं। आपकी जब राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट होगी ना, आपको खुद पता चल जाएगा। 2 दिन के बाद आपका टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम 1905 में जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है।
2 या 3 दिन के बाद, मे बी कमिंग सैटरडे को टेस्ट ले लूँ मैं, ठीक है। अब हमने कल किया था, कहाँ तक किया था कल? नेशनलिज्म ख़त्म किया था, है ना, राइज ऑफ नेशनलिज्म, है ना। तो अब है राइज ऑफ मॉडरेट्स। हाँ, एक बारी रिवीजन कर लेते हैं। राइज ऑफ मॉडरेट्स, देन राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स, और स्टेजेस ऑफ नेशनल मूवमेंट। ठीक है, स्टेजेस ऑफ नेशनल मूवमेंट, राइज ऑफ मॉडरेट्स, राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये तो बाद में आएगा, ठीक है। अभी हम पहले लिखेंगे स्टेजेस ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी उसकी जो स्टेजेस थी वो क्या क्या स्टेजेस थी, ठीक है। तो पहली स्टेज जो है वो है 1885 से 1905, ठीक है। जो पहली स्टेज है 1885 से 1905। अब अगर मैंने कराया तो आप मेरे को ये बताओ ये पहली स्टेज को क्यों बोला गया है? Why this stage is called as first stage? याद है कुछ? देखो 1885 ये है, ये टॉपिक करा रहा हूँ मैं अभी, ये वाला। तो इसमें है फर्स्ट स्टेज 1885 टू 1905, ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ INM। INM मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट। नो माई क्वेश्चन इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट स्टेज? हाँ शाबाश, बोलो बोलो क्या? हाँ इंग्लिश में बोल के बताओ, क्योंकि लिखना भी इंग्लिश में ही है ना। बोल के बताओ, मेंस की प्रैक्टिस अभी से करेंगे। एक सेकंड, मैं इसको बंद करता हूँ, 2 सेकंड। आप ही कर दो बंद, ये ना माइक लगा हुआ। ठीक है। So why 1885 to 1905 was called as the first stage of Indian national movement? Very good. Yes. Very good. Yes. Yes. And what else? मोरले मिंटो रिफॉर्म कब आए थे? 1909 में। हाँ 1909 में आए थे, वो बाद में आए थे। आप बताओगे, आपने भी किया हुआ है। क्या हुआ था? हाँ ठीक है, हाँ बट मैं ये पूछ रहा हूँ इसको अलग स्टेज क्यों बोला गया है? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यही देखो, मेंस हमने तैयारी करनी है मेंस और प्री की इकट्ठी, ठीक है ना। तो हमारा सिर्फ ये एम नहीं है कि मॉडरेट्स कौन कौन थे। सबको पता है मॉडरेट कौन कौन थे, WC बनर्जी, SN बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, ये मॉडरेट्स थे। देन एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बिपिन, ये अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, ठीक है, तिलक, ये सारे, ये तो सबको पता है, ये तो बच्चों को भी पता है, 6th 7th के बच्चे को भी पता है ना, पता है ना। लेकिन ये प्री में आप कर ही लोगे,
लेकिन मेंस में अगर वो पूछेगा, मेंस में अगर वो ये पूछेगा कि सपोज यही क्वेश्चन आ जाए दैट, लिखो, मैं क्वेश्चन ही लिखा देता हूँ, लिखो, मैं ओरली लिखाऊंगा आपको, लिखो, इंडियन नेशनल मूवमेंट is divided into 4 phases. For convenience, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 phases फॉर कन्वीनियंस। ये कन्वीनियंस के लिए डिवाइड किया है हिस्टोरियंस ने, ऐसे कोई ये नहीं था कि पहले 1885 से 1905 तक एक स्टेज होगी फिर स्टेज चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। मूवमेंट तो चल रही थी, लेकिन हिस्टोरियंस ने खुद अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया पढ़ने के लिए, ताकि पढ़ने में आसानी हो, है ना। सो आपने लिखा इंडियन नेशनल मूवमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस फॉर कन्वीनियंस, फुल स्टॉप। व्हाई द फर्स्ट स्टेज, that is from 1885 to 1905, is called the first stage. Is called the फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज बोल दो या फर्स्ट स्टेज बोल दो, एक ही बात है। ऐसे आपको ये बता दूं मैं, चलो हम इसको क्वेश्चन ये इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसका लिखो आंसर, इसका लिखो आंसर, ठीक है। आपने लिखना है इसका आंसर 150 वर्ड्स में। कितने वर्ड्स? 150 वर्ड्स, ठीक है। लिखो 150 वर्ड्स। सो अब लिखेंगे हम इसका आंसर, पहले मैं समझा दूंगा फिर हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, दैट द फर्स्ट स्टेज, पहले मैं समझाऊंगा फिर मैं खुद लिखाऊंगा आपको, ठीक है, अभी नहीं लिखो। द फर्स्ट स्टेज दैट इज़ फ्रॉम 1885 टू 1905 इज़ कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज बिकॉज सॉरी गलत बोल दी मैंने। द फर्स्ट स्टेज इज़ जनरली नोन एज द एज ऑफ मॉडरेट्स, इज़ जनरली नोन एज द एज ऑफ मॉडरेट्स। नाउ मॉडरेट्स जो थे, दे वर द सीनियर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी। पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है, मैंने समझाया नहीं आपको ये। कल हमने किया था 1857 का रिवॉल्ट और उसके बाद हमने किया था नेशनलिज्म। अब आपने देखा 1857 का रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद हमारा नेशनलिज्म इंडिया में जाग गया। इतना क्लियर? 1857 का रिवॉल्ट हुआ जो कि बहुत सारी चीज़ों का नतीजा था, और उसके बाद हमारा नेशनलिज्म एकदम से जाग गया बिकॉज हमारा एनिमी एक था। अब तीसरी चीज़ क्या हुई, अंग्रेज़ों को ये लगा कि भाई इंडिया के अंदर कोई लीडर नहीं है, इनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है नेशनल लेवल की, वो होनी चाहिए। अगर वो होगी तो उसके थ्रू ये अपनी डिमांड्स हम तक रख सकेंगे, अगर वो नहीं होगी तो दोबारा से रिवॉल्ट हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि लीडरशिप का रोल क्या होता है? अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट तक पहुंचाना। जब लीडरशिप ही नहीं हो तो वो हो जाता है लीडरलेस कंट्री। जब कंट्री लीडरलेस हो जाता है, लीडरलेस, देयर इज़ नो लीडर, तब क्या होता है? एक सिचुएशन होती है, उसको हम बोलते हैं मॉबोक्रेसी। मॉब रूल करती है तब। मॉब यानी लोग, एकदम से वहाँ पर लोग इकट्ठे होकर आ जाते हैं सड़कों पे, और वो जैसे अभी बड़ी सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता रहता है, वो किंग को घेर लेते हैं, उसके किंग के पैलेसेस को घेर लेते हैं, है ना। मॉबोक्रेसी हो जाती है वहाँ पे। तो यही हुआ था 1857 में भी, ऐसा ही हुआ था ना, लोग एकदम से रिवोल्ट कर गए थे।
अब अंग्रेज़ चाहते थे ऐसा रिवोल्ट इंडिया में दोबारा से ना हो, इसलिए उन्होंने खुद ही कांग्रेस पार्टी बनाई विद द हेल्प ऑफ AOU में, ठीक है। अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी बनाई, ये इसमें अंग्रेज़ों का खुद का फ़ायदा था, ठीक है, कि अगर हमारी डिमांड्स होंगी कोई इंडियंस की तो वो कांग्रेस पार्टी के थ्रू गवर्नमेंट के आगे रखेंगे वो डिमांड्स, ठीक है। अब कांग्रेस पार्टी के जो पहले लीडर्स थे उनको बोला जाता था मॉडरेट्स। जो पहले लीडर थे मॉडरेट्स इसलिए बोला जाता था क्योंकि मॉडरेट का मतलब है मॉडरेट यानी कि नॉन रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल होता है एक्सट्रीमिस्ट, एकदम से जो भड़क जाए वो होता है एक्सट्रीमिस्ट, और ये उसके ऑपोजिट थे, ये भड़कते नहीं थे, ये शांत रहते थे। मॉडरेट्स यानी शांत रहने वाले लोग। तो कांग्रेस के जो पहले लीडर्स थे वो थे मॉडरेट्स, यानी कि वो शांत रहने वाले लोग थे। उसका दो फैक्टर थे, एक तो इनकी एज जो ज़्यादा थी, बूढ़े थे ये। दूसरा ये इसलिए शांत थे कि इनको डर लगता था कि अंग्रेज़ कहीं हम ज़्यादा डिमांड्स करेंगे तो हमें कहीं अरेस्ट ना कर लें, इसलिए डरते थे, ठीक है। क्योंकि आज तक इंडिया में नेशनल लेवल की कोई पार्टी बनी नहीं थी, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि नेशनल लेवल की कोई पार्टी बनी थी। और लीडर्स डर रहे थे कि अगर हमने ज़्यादा डिमांड्स रख दी तो गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है। उस टाइम ना मीडिया होती थी ना प्रेस होती थी, प्रेस बाद में आई, तो उस टाइम ये लोग डरते थे। तो ये इसी डर के अंदर अपनी पॉलिसीज़ जो थी इनकी मॉडरेट्स, इनकी डिमांड्स भी मॉडरेट थी, ठीक है। ये नहीं कहते थे हमें फ्रीडम दे दो, आज़ादी दे दो, ये एकदम से ये नहीं कहते थे, ये कहते थे हमें कुछ रिफॉर्म्स दे दो, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम था मॉडरेट्स, ठीक है। तो 1885 में जब कांग्रेस पार्टी जो बनी वो बनी 1885 में, ठीक है। उसकी लीडरशिप किसके हाथ में रही? मॉडरेट्स के हाथ में। अब जो 1885 से लेकर 1905 तक जो फेज़ चला उसमें जो डोमिनेंस वो थी किसकी? मॉडरेट्स की। तभी ये जो फर्स्ट स्टेज है इसको बोला जाता है एज ऑफ मॉडरेट्स। क्या बोला जाता है? एज ऑफ मॉडरेट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि पहली जो स्टेज है हमारी नेशनल मूवमेंट की उसको एज ऑफ मतलब उसको पहली स्टेज में बांटा ही क्यों गया, क्या ज़रूरत थी? हमने ये उसका आंसर लेना है। ये इसलिए हमने इसको डिवाइड किया क्योंकि ये एज ऑफ मॉडरेट्स थी, ठीक है। इसमें मॉडरेट्स ने कांग्रेस पार्टी की डिमांड्स को अंग्रेज़ों के सामने रखा, ठीक है। अंग्रेज़ों ने कुछ डिमांड्स मानी, कुछ डिमांड्स नहीं मानी, ठीक है। जो लोग मॉडरेट्स के बाद में आए उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। वो लोग भी कांग्रेस के पार्टी थे, ठीक है, लेकिन वो मॉडरेट्स की अलग सोच थी, मतलब मॉडरेट से उनकी सोच जो थी वो डिफरेंट थी, अलग सोच थी, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन का आंसर अब आपको समझ आ गया, मतलब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, हमने लिखना क्या है। क्वेश्चन में सिंपल चीज़ पूछ रहा है कि हमने इसको क्लासीफाई किया ही क्यों पहली स्टेज में। अब हम उसका आंसर लिखो। आप द फर्स्ट स्टेज which is known as the age of moderates, the first stage which is known as the age of moderates because it was in this phase that Congress party was formed. Full stop. Congress party was formed, ठीक है। After the formation of the Congress party, the senior leaders were termed as moderates.
of their because of their emphasis upon because of their emphasis upon moderate politics को इन्वर्टेड कॉमर्स में, because of their emphasis upon moderate politics, full stop. Next para. They believed in 3 P's. They believed in 3 P's. P capital, उसके आगे S. That is number 1 prayer, petition, PETITION, and number 3 protest. ठीक है. Their demands were very genuine and basic. Full stop. Britishers accepted some of their demands and also rejected some of their demands. Full stop. Next para. It is to be noted that it was for the first time that a political party was established at the national level in India. Full stop. Therefore, the leaders of the Congress were afraid, AFRAID, afraid of being subdued, BEING, subdued, SUBDUED, by the government if they demanded something which was not liked by the government. Next para. Moreover, the initial leaders of the Congress were friends of the government servants. Full stop. Most of them had their education from England along with their government counterparts. Full stop. Most of them were highly educated
and qualified lawyers. Qualified, LAWYERS, 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 full stop. For example, दादा भाई नरौजी, दादा भाई नरौजी, WC बनर्जी, SN बनर्जी, among others. Last para. Therefore we see that this age, that is from 1885 to 1905, was an age of mediocrity. Mediocrity, MEDIOCRACY, in which there were no radical demands, no big protests, against the government, and even no criticism of the government. नो की जगह लिटिल कर दो, and even little criticism of the government. And so, full stop के बाद and so it is rightly called as age of moderates. Age of moderates or first phase of इंडियन नेशनल मूवमेंट. ठीक है, अब ऐसे आपने लिखना है. ठीक है, देखो मैंने खुद से लिखाया, ठीक है ना, मैंने ये खुद से लिखाया है, तो विदाउट मैंने कोई लर्न नहीं किया, ये ना मैंने कहीं से पढ़ा है इसको. ठीक है, तो लेकिन ये मेरे को आया कैसे, मतलब ये आता है आपको जब आप पढ़ लेते हो ना, सारी बुक्स पढ़ लेते हो, तो आपको खुद बनाना आ जाएगा. तो आपने ये जब मेंस में जाना तो कोई रेक्टिफिकेशन करके नहीं जाना है कि मॉडरेट्स को मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, एक्सट्रीमिस्ट का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है. हाँ, इसके जो पॉइंट्स होंगे वो कुछ क्वेश्चन के पॉइंट्स होते हैं, वो मैं लिखाऊंगा. लेकिन कुछ वहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछेगा, जैसे अचानक मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको आंसर ऐसे बनाना वहाँ पे खुद आना चाहिए. वहाँ पे कोई रेडीमेड आपको आंसर की नहीं मिलेगी. ठीक है, जो आप हेल्प बुक लेके जाओगे या खुद पढ़ोगे उसको, रेडीमेड कुछ नहीं मिलेगा. आपने खुद रेडीमेड वहाँ पे बना सको इंग्लिश में. ये भी नहीं हो कि आपको हिंदी में आता है और इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो रहा हो, ये भी नहीं होना चाहिए. ठीक है ना, तो आपको देख लेना, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, आपको 60 to 70% क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे, जो आपको वहाँ पे खुद बनाने पड़ेंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो करंट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो. जानबूझ के वो ऐसा डालता है, क्योंकि वो ऐसा तो डालेगा नहीं कि रेडीमेड वो आंसर आपको बुक्स में मार्केट में वो मिलेगा. तो वही, क्योंकि IAS KS का पेपर है, ये छोटा मोटा पेपर नहीं ना है, तो इसलिए आपको वहाँ पे खुद बनाना आना चाहिए. तो इस तरह से आपने खुद बनाना. देखो कितने वर्ड्स हुए, जरा देखो. वर्ड्स काउंट करने का तरीका क्या होता है, एक लाइन में वर्ड काउंट करो कितने, पहली लाइन में कितने. मैंने अंदाजे से लिखाया है 150 वर्ड्स. पहली लाइन में कितने, कितने, 5 नहीं, सारों को काउंट करो. पहली लाइन में एवरेज निकाल लेंगे 10. अब लाइंस काउंट करो, सारी छोटी बड़ी सारी लाइंस. हाँ, आपकी कितनी बनी, 30 लाइंस. 30 लाइंस इंटू 10, 300 वर्ड बन गई है.
आपके कितने 10 वर्ड्स आ रहे हैं एक लाइन में, और लाइन्स कितनी है? अच्छा आपकी भी 31 की, तो 300 वर्ड लिखा, मैंने लंबा लिखा दिया। मैंने अंदाजे लिखाया क्योंकि मेरे पास कॉपी, मैं देख नहीं रहा था कितने वर्ड्स हो गए हैं। जब हम लिखते हैं ना तो हम देखते रहते हैं कितनी लाइन्स होगी। क्वेश्चन क्या हो? हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ। क्वेश्चन कौन सा कह रहे हो? नहीं, यही वाले क्वेश्चन में लिखना यही है, सारा कुछ यही लिखना है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज मतलब थोड़ी छोटी कर देनी है ना। जैसे मैंने 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा दिए कि क्योंकि मैं देख नहीं रहा था कॉपी में कितना हो गया। 150 का पूछा है, हाँ 150 पूछा तो लिखने 150 ही है। अब इसको अगर मैं छोटा कराना हो तो छोटा भी करा सकता हूँ, वो तो अननेसेसरी जो चीज़ें हैं वो काट सकते हैं हम। हाँ वो बार बार जो रिपीट हो रही है वो काट सकते हैं, ये हम देखेंगे आगे जाके भी ना, ठीक है ना। तो ये मैंने आप आज सेकंड डे था जैसे आपका, तो मैंने पहले ही ये क्वेश्चन आपको लिखवाना इसलिए सोचा कि ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और ये चीज़ आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगी, ठीक है ना। यही तो आर्ट होता है मेंस में आंसर राइटिंग का। जिसको ये आर्ट आ गया ना तो बस वो सब कुछ कर सकता है। क्या? नहीं, क्योंकि वो कहाँ करना है मेंशन, वो कहाँ हुई थी। अगर वो पूछेगा ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन होगा अगर कि एक्सप्लेन द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन योर ओन वर्ड्स, या डिस्कस द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर आपने पूरा लिखना है कि कौन सा वो स्टेडियम था जहाँ पे पहला सेशन हुआ था, पहले कांग्रेस का नाम कुछ और रखना था, फिर बाद में कुछ और लास्ट मोमेंट पे डिसीजन हुआ, पहले सेशन पुणे में होना था, फिर बाद में बॉम्बे में हुआ। वो चीज़ें तब लिखनी है, ठीक है ना। जब आईएनसी का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आईएनसी का नहीं था, ये क्वेश्चन था पहली फेज को मॉडरेट फेज क्यों कहते हैं, है ना। तो इवन कि उसने ये भी नहीं बताया था कि इसको मॉडरेट फेज कहते हैं। कईयों को आप सपोज करो आप हिस्ट्री पढ़ के गए, वहाँ पे आप भूल गए कि पहली फेज का नाम क्या था, तब तो ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने नाम ही नहीं लिखा। वो ये भी आपसे पूछ रहा है कि नाम भी आप बताओ, देखो उसने नाम क्वेश्चन में नहीं बताया, नहीं तो वो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज एज ऑफ मॉडरेट्स, कमेंट। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज एज ऑफ मॉडरेट्स, कमेंट। तो फिर आपने उस पर कमेंट करना था। अब इसने पूछा फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज फर्स्ट फेज, गिव योर व्यूज, है ना। तो अब आपने लिखना है कि फर्स्ट फेज वाज कॉल्ड एज एज ऑफ मॉडरेट्स, फिर आपने बताना है कि वाई के मॉडरेट्स ने क्या क्या किया, तो उनको मॉडरेट्स कहा जाता है। पहले मॉडरेट्स होता क्या है, तो हमने 3 P's लिखे कि वो 3 P's में बिलीव करते थे, है ना, प्रेयर, प्रोटेस्ट एंड पेटिशन, ठीक है। अभी 3-4 चीज़ें मैंने छुड़ा दी, जैसे वो मेंडिकेंसी भी करते थे, है ना, तो वो बेगिंग भी करते थे, है ना, वो सब मैंने नहीं लिखाया क्योंकि क्वेश्चन और आंसर और लंबा हो जाता, ठीक है। तो इसलिए जितने वर्ड्स हों उस हिसाब से लिखना होता है, ठीक है। कई बार 200 वर्ड्स का भी आता है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आगे, अब हम समझते हैं आगे क्या क्या हुआ था। तो 1857 का रिवॉल्ट हुआ, नेशनलिज्म आ गया इंडिया में। उसके बाद जब नेशनलिज्म आ गया इंडिया में, अब अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि इंडिया के अंदर एक आईएनसी होनी चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस होनी चाहिए, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सी वर्ड कांग्रेस, ये कहाँ से आया? अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है अमेरिका की, उसका नाम है कांग्रेस। उसको हम कांग्रेस, इंडिया में बोलते हैं ना पार्लियामेंट, वहाँ पे बोलते हैं कांग्रेस। तो वहाँ से ये वर्ड लिया हुआ है कांग्रेस, ठीक है। तो अब अंग्रेज़ों के पास एक बंदा था A.O. ह्यूमे, ठीक है। ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। जो आज का आईएएस होता है ना, उस टाइम उसको सिविल सर्वेंट आईसीएस बोलते थे, आईसीएस ऑफिसर। तो वो रिटायर्ड था और वो उसकी इमेज ऐसी थी कि वो इंडिया का बड़ा अच्छा फ्रेंड था, इंडिया के लोगों का बड़ा फेवर करता था।
अंग्रेज़ों ने इसको कहा कि तू ना एक काम कर, तू एक कांग्रेस पार्टी बनवा दे, उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि दोबारा से ऐसा रिवॉल्ट नहीं होगा। तो उसकी हेल्प से कांग्रेस पार्टी जो थी वो बन गई। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी की दो थ्योरीज आती हैं। ठीक है, एक है सेफ्टी वाल्व थ्योरी, सेफ्टी वाल्व थ्योरी, और दूसरी है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, ये थ्योरी कोई हिस्ट्री उसकी फिजिक्स की थ्योरी नहीं है, सिंपल थ्योरी है। सेफ्टी वाल्व थ्योरी मतलब इसमें यह कहा गया कि कांग्रेस को एज अ सेफ्टी वाल्व यूज कर रहे थे अंग्रेज। एज अ सेफ्टी वाल्व यूज कर रहे थे कौन? अंग्रेज। कांग्रेस को एज अ सेफ्टी वाल्व यूज कर रहे थे कौन? अंग्रेज। सेफ्टी वाल्व क्या होता है? हर स्विच बोर्ड में एक फ्यूज होता है, वो फ्यूज़ किसका काम करता है? सेफ्टी वाल्व का। उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना फ्यूज़ का, वो लो होता है। अगर पीछे से ज़्यादा वोल्टेज आए तो वो तार जो है वो जल जाती है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन वो तो जल जाती है, वो 5 रुपये की तार है, लेकिन हमारे बाकी जो चीज़ें हैं वो टीवी फ्रिज वगैरह वो बच जाते हैं। तो अंग्रेज़ कांग्रेस इसलिए बना रहे थे क्योंकि वो चाहते थे ये सेफ्टी वाल्व एज अ फ्यूज़ काम करे कांग्रेस। क्यों? अगर पीछे से ज़्यादा वोल्टेज आएगी, यानी लोगों में ज़्यादा गुस्सा आएगा, तो वो कांग्रेस के लीडर्स को आगे कर देंगे कि जाओ आप लोग हमारी डिमांड्स रखो, और हम लोग उनसे डील करेंगे, लीडर से। हमें लोगों से डील नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोगों से डील करेंगे तो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, जैसे 1857 रिवॉल्ट में हुआ। तो ये थी सेफ्टी वाल्व थ्योरी। ठीक है, अब लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी क्या थी? लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी ये थी कि हर बिल्डिंग होती है ना, जो बिल्डिंग के ऊपर एक ना वो लाइटनिंग कंडक्टर लगा होता है। अगर ऊपर से आसमान से बिजली चमके तो वो लाइटनिंग कंडक्टर उसको झेल लेता है बिजली को, और बिल्डिंग बच जाती है। ठीक है ना, बिल्डिंग जो है वो बच जाती है। ठीक है, तो ये इंडियंस ने दी थी, वी डी सावरकर ने ये थ्योरी दी थी। वी डी सावरकर ने ये लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी दी थी। वो कह रहा था सॉरी, गोखले ने ये थ्योरी दी थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। वो कह रहा था कि अंग्रेज हमें यूज नहीं कर रहे एज अ सेफ्टी वाल्व, हम अंग्रेजों को यूज कर रहे हैं एज अ लाइटनिंग कंडक्टर। कैसे? कि अगर अंग्रेजों का ज्यादा गुस्सा आएगा तो कांग्रेस के लीडर्स ही अरेस्ट होंगे, आम लोगों के ऊपर ज्यादा वो गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है ना, तो बिल्डिंग बच जाएगी, देश बच जाएगा, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो आएगा। ठीक है, तो ये दो तरह की जो थ्योरीज थी, दोनों के ऑपोजिट व्यूज़ थे। बाकी जो कांग्रेस की जो फॉर्मेशन थी वो मैंने लिखवाई हुई है। ठीक है, अब पहले बाकी फेजेस लिख लेते हैं। सेकंड फेज़, पहली फेज़ लिख ली हमने, अब लिखो सेकंड फेज़। 1905 टू 1919, 1905 से 1919, 1905 टू 1919। थर्ड फेज 1919 से 1929, 1919 से लेकर 1929। फोर्थ फेज 1929 से 1939। एंड फिफ्थ एंड फाइनल फेज 39 से 47, 39 से 47। अब मैं इसमें आपको बेसिक बता देता हूँ। जो पहली फेज़ है वो एज ऑफ मॉडरेट्स है। दूसरी फेज़ है इसको हम ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट की फेज़ है, 1905 से 1919 तक। तीसरी फेज़ है 1919 से 29 तक, गांधीयन फेज़, गांधी का टाइम है ये। फोर्थ फेज़ है 29 से 39 तक, इसमें जवाहरलाल नेहरू बड़ा एक्टिव था, जवाहरलाल नेहरू बड़ा एक्टिव था, और पूर्ण स्वराज हुआ था इसके अंदर। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन ये हुआ था 1929 को पास, इसमें ये लैंडमार्क है। और 39 से 47 में जो है सुभाष चंद्र बोस की एंट्री हुई थी पॉलिटिक्स में।
इसलिए इसको भी अलग फेज़ माना गया है। ठीक है, तो पहला मॉडरेट्स, दूसरा एक्सट्रीमिस्ट, तीसरा गांधी, चौथा नेहरू और पांचवा आपका सुभाष चंद्र बोस। अब ऐसा आपको बुक्स में शायद ना मिले, ये मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि इसी स्टेज में ये वाले लीडर ज़्यादा पॉपुलर थे। ठीक है, 39 से 47 को हम ये भी सोच सकते हैं कि इसमें अब इंडिपेंडेंस हमें मिलने वाली थी, जो लास्ट स्टेज थी ना उसमें, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हुई थी, तो ये लग रहा था कि अब आज़ादी मिलने वाली है, तो इसको इसलिए भी एक 5th स्टेज में बांटा जा सकता है। जो इसके पहले वाली थी वो पूर्ण स्वराज मैंने लिखाया, तो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन क्या था वो हम आज नहीं डिस्कस करेंगे, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन वो लैंडमार्क था, एक बहुत बड़ा चीज़ थी वो। 1919 से 29 तो गांधी जी आ गए थे पॉलिटिक्स में, उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ये सारा कुछ चल रहा था। और 1905 से लेकर 1919 तक जो थे एक्सट्रीमिस्ट बड़े एक्टिव थे, जिसमें तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, ये बड़े ज़ोरों शोरों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और इसका एक स्लोगैन भी था एक तिलक का, जिसने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी पॉपुलर थी उस टाइम पर। ठीक है, तो ये 5 फेजेस हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस मैंने आपको बताया कि वो कैसे बनी। ठीक है, ज़रूरत क्या थी, क्योंकि अंग्रेज़ ये चाहते थे कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, लोगों का, लीडर्स का एक प्लेटफॉर्म इंडिया को मिल जाए। ठीक है, जो कि इंडियंस को रिप्रेजेंट कर सके अंग्रेज़ों के सामने। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने की ये ज़रूरत पड़ी थी। अब हम आते हैं मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट पे। ये जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के क्वेश्चन है ना, ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के मेंस के लिए। ठीक है, यहाँ से जब भी वो मॉडर्न इंडिया का पेपर सेट करता है ना, तो सबसे पहले उसकी नज़र पड़ती है 1857 की रिवॉल्ट पे, लेकिन अब वो ना बड़ा घिसा पीटा टॉपिक हो गया, इसलिए वो कहता है इसको छोड़ो, आ जाओ सीधा मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट पे। ठीक है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन डालता ही डालता है वो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट का। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बारी मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स, हाँ क्या चीज़, नहीं आगे भी चलूँगा। एक भी इनके नाम लिख लेते हैं, W.C. बनर्जी, S.N. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ये सारे बंगाली थे मेनली। ठीक है, फिरोज शाह मेहता एंड अदर्स। ठीक है, बस 4-5 नाम याद रखो मॉडरेट्स के। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आए ये 4-5 नाम आपने लिख देने हैं। ठीक है, इसमें से W.C. बनर्जी जो था ये फर्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट था। क्या था ये? फर्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट। दादा भाई नौरोजी जो था ये सेकंड कांग्रेस प्रेसिडेंट था। ठीक है, सेकंड कांग्रेस प्रेसिडेंट। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे। क्या कहते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके 3 P's आपने अभी लिखे, ये इनके मेथड थे मॉडरेट्स के। अगर कोई डिमांड करते थे तो इनके 3 P's थे। पहला मेथड था प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट। ठीक है, अब दूसरी जगह पे हम आ जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट पे। एक्सट्रीमिस्ट इनका एज तो देख ली 1885 से 1905। एक्सट्रीमिस्ट की जो एज है वो ज़्यादातर 1905 से बल्कि 3 से ही स्टार्ट हो जाती है, 5 मान के चलो ऑनवर्ड्स। एक्सट्रीमिस्ट में सबसे पॉपुलर लीडर था तिलक, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय,
बिपिन चंद्र पाल जो था ये बंगाली था, बंगाल का। तिलक जो था ये महाराष्ट्र का था, पूना का। और लाला लाजपत राय ये पंजाब का था, ठीक है। एक और लीडर था अरविंदो घोष। ये जो अरविंदो घोष था ये भी बंगाली था, लेकिन इसके बारे में ये चीज़ है, अरविंदो घोष इनसे थोड़ा अलग था, इन तीनों से थोड़ा अलग था। मतलब ये जो अरविंदो घोष था ये कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी कभी कभी इन्वॉल्व हो जाता था, लेकिन ये सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते थे, ये सिर्फ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते थे। देखो, एक्सट्रीमिस्ट की क्लासिफिकेशन दो में की जाती है, बल्कि आप देखोगे कुछ बुक्स एक्सट्रीमिस्ट को, जो टेररिस्ट हैं वो उनको भी एक्सट्रीमिस्ट मानती है, और कुछ बुक्स जो है टेररिस्ट को अलग मानती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक हो गए मॉडरेट्स, एक हो गए एक्सट्रीमिस्ट, और तीसरे भी हैं, वो हैं रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट्स। ये तीसरा ग्रुप है। ये जो था ये वायलेंस में बिलीव करता था, जिसमें वीडी सावरकर, वीर सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे लोग थे, ठीक है। इनमें ये था कि ये वायलेंस में बिलीव करते थे, ठीक है। ये कहते थे हमें आज़ादी चाहिए बाय द गन। एक्सट्रीमिस्ट जो थे ये कहते थे हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन हम मतलब प्रोटेस्ट करके आज़ादी लेंगे, जोर ज़बरदस्ती से आज़ादी लेंगे, हालांकि हम गन का यूज़, वायलेंस का यूज़ नहीं करेंगे। ये जो थे ये कहते थे हम प्रेयर करके ही आज़ादी लेंगे, पेटिशन करके ही लेंगे, प्रोटेस्ट करके ही लेंगे। क्यों? क्योंकि ये मानते थे अगर हमने ज़्यादा रेडिकलिज्म दिखाया तो अंग्रेज़ हमें अरेस्ट कर देंगे। नंबर 2, अंग्रेज़ कांग्रेस पार्टी को ही बैन कर देंगे। अंग्रेज़ बार बार ये थ्रेट देते थे, अगर आपने ज़्यादा किया कुछ तो हम कांग्रेस को ही बैन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी, 3 क्लासिफिकेशन थी, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट, ठीक है। जो अरविंदो घोष था ये दोनों में फॉल करता था, बेसिकली इसमें भी फॉल करता था और इसमें भी फॉल करता था, ठीक है। लेकिन बाय एंड लार्ज दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है। इनका क्वेश्चन भी हम करेंगे, इसका तो करेंगे, इन दोनों का तो आता ही आता है, करेंगे, ठीक है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का। अब हमने मॉडरेट्स की एज देख ली, हमने क्वेश्चन भी लिख लिया उसका। अब हम आ जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट पे। ये कैसे पॉपुलर हुए, क्या रीज़न था कि इनकी पॉपुलैरिटी एकदम से बढ़ गई, और क्या रीज़न था कि ये मॉडरेट्स को इतनी नफरत करते थे। ये अब हम आ जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर। कोई बता सकता है कि एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो मैंने क्वेश्चन अभी बोला उसका आंसर क्या है? एक्सट्रीमिस्ट का मतलब रेलेवेंस कैसे स्टार्ट हुआ, क्या रीज़न थे कि एक्सट्रीमिस्ट इतने पॉपुलर हो गए, और क्या रीज़न थे कि ये मॉडरेट्स की पॉलिटिक्स को इतना हेट करते थे? कौन बताएगा? चाहे पॉइंट्स में बता दो। कौन बताएगा? हाँ जी, अनिकेत बताओगे? राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म कैसे हुआ, क्या रीजंस थे, आप बताओगे? क्या नंबर 1 पॉइंट्स में बोल दो। नंबर 1 आपके कहने का ये मतलब है दे वांटेड फ्रीडम बाय फोर्स,
ठीक है ना, बाय फोर्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट, कोई और पॉइंट? एक पॉइंट हो गया, बाय दे वांटेड फ्रीडम बाय फोर्स, वेयर एज मॉडरेट्स वांटेड फ्रीडम बाय लीगल प्रोसेस, थ्रू लीगल प्रोसेसेस, ठीक है ना। नंबर 2, और क्या डिफरेंस था? क्या यंग? yes, they were young, this was second factor, they were young whereas moderates were old, age factor was there. third point, क्या 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 दोबारा से बोलो। अच्छा ठीक बोल रहे हो आप, दोबारा से बोलो। इसने एक पूरी नाम लिया तो उसका मतलब है यहाँ पे हिस्ट्री में वर्ड होता है पूर्ण स्वराज। ये थर्ड पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट, पहला पॉइंट आपने बोला बाय फोर्स, दूसरा बोला एज फैक्टर, तीसरा बोला दे वांटेड कंप्लीट फ्रीडम, है ना। फोर्थ पॉइंट कि राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म के लिए फोर्थ पॉइंट, बिल्कुल सही बोल रहे हो, छोटा बोलो लेकिन रेलिवेंट बोलो, एक वर्ड में वो समा जाए, जैसे बाय फोर्स, एज फैक्टर, ठीक है, कंप्लीट फ्रीडम। फोर्थ पॉइंट कि एक्सट्रीमिस्ट इतने पॉपुलर हो गए, मतलब एक्सट्रीमिस्ट का रेलिवेंस आ गया। फोर्थ पॉइंट क्या था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई वो मैं अभी समझाऊंगा, इसलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल ही नाराज़ हो गए और वो सामने आ गए। फिफ्थ पॉइंट, हाँ, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए हाँ बोल सकते हो एक पॉइंट, ये भी इतना रेलेवेंट नहीं है लेकिन चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट सॉरी, वो मैं बताता हूँ अभी, समझाऊंगा। एनी अदर फैक्टर? तो अब हम लिखते हैं फैक्टर्स। नंबर 1, मैं ऊपर हेडिंग नहीं दे रहा हूँ, उसमें टाइम वेस्ट होगा, चलो लिख लेते हैं। फैक्टर्स फॉर राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो पहले देखेंगे बैकग्राउंड। एक्सट्रीमिज्म कांग्रेस पार्टी के अंदर आया, पहले तो एक्सट्रीमिज्म आया कहाँ पे? देश में नहीं आया, ये कांग्रेस के अंदर आया, राइट। जैसे प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर कोई भी चीज़ को समझना हो ना, प्रेजेंट कंटेक्स्ट को समझ लो। बीजेपी गवर्नमेंट है, इसमें यंग लीडर्स कौन है? मोदी। अब तो मोदी भी बूढ़ा हो गया, पहले जब आया था प्राइम मिनिस्टर बना था तो मोदी यंग था। और बूढ़े लोग कौन थे? एडवाणी, वाजपेयी, है ना, मुरली मनोहर जोशी। तो इन्होंने उनको साइड पे किया और खुद आगे आए, क्योंकि इनको लगा कि वो बूढ़े लोगों की अब बस की बात नहीं है, हमें आगे आना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ तब हुई। तो एक्सट्रीमिज्म सबसे पहले आया सामने कहाँ पे? कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये समझ लेना चाहिए। नंबर 2, एज फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर था। एक्सट्रीमिस्ट जो थे they were young and generally called as angry young men who were eager for results. they were very eager for results, उनको results एकदम चाहिए थे। they wanted immediate results, whereas moderates कहते थे धीरे धीरे चलेगा, कोई बात नहीं, एक साल वेट कर लेंगे, अगले रिफॉर्म्स आएंगे उनमें वेट कर लेंगे। लेकिन इनमें पेशेंस नहीं था, दे डिड नॉट हैव पेशेंस। आपने ये वर्ड्स आंसर में लिखने हैं।
extremists lacked patience. They were angry, they were labeled as angry young men. They were eager for results. They wanted independence and they wanted independence in a very short span of time. Whereas moderates thought on these lines that we can wait, है ना, if Britishers will want they will give independence to us, ठीक है। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की सबसे बड़ी सोच का फ़र्क ये था, मॉडरेट्स ये सोचते थे कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज़ गुड फॉर इंडिया। मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि गांधी जी भी ये सोचते थे पहले कि ब्रिटिश रूल इज़ गुड फॉर इंडिया। सिमिलरली जब कांग्रेस पार्टी बनी तो दादा भाई नौरोजी भी ये सोचते थे कि कांग्रेस रूल इज़ गुड फॉर कांग्रेस रूल नहीं, ये ब्रिटिश रूल इज़ गुड फॉर इंडिया, बिकॉज उनकी सोच ये थी, बिकॉज दे वर एजुकेटेड इन इंग्लैंड यूनिवर्सिटीज़, ऑक्सफर्ड वगैरह में पढ़े हुए थे ये, और जब ये वहाँ से पढ़ते थे इनको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते थे, और इनके फ्रेंड्स कौन थे, जो गवर्नमेंट में जो गवर्नर जनरल है, जो वाइस रॉय है, जो सिविल सर्वेंट्स है, सीनियर सिविल सर्वेंट, वो सारे इनके फ्रेंड्स थे। और इनको लगता था इंडिया में क्या है, डॉवरी सिस्टम, विडो का मतलब रीमैरिज भी नहीं हो सकती, फीमेल इन्फेंटिसाइड है, यहाँ पे सती प्रथा है, ठीक है, तो इंडिया बड़ा पीछे है, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ बहुत एडवांस्ड है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट का नाम नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़े कंजर्वेटिव टाइप के हैं इंडिया में, लेकिन वहाँ पे लोग बड़े एडवांस टाइप के हैं। तो इनको लगता था कि वहाँ का रूल, अगर वहाँ के रूलर यहाँ पर आएंगे तो वो इंडिया के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने यहाँ पर रेलवे लाइंस भी बिछा दी थी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी ला दी थी, प्रिंटिंग प्रेस भी ला दी थी, है ना, कितना कुछ लाया था। तो ख़ास करके प्रिंटिंग प्रेस जब आई ना, उसमें बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया, क्योंकि हर एक मॉडरेट जो लीडर था और हर एक एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर था, सबका अपना एक एक न्यूज़पेपर था, सबका अपना, ठीक है, वो अपनी अखबार छापते थे। तिलक का अपना अखबार था, एनी बसंत का अपना अखबार था, जितने आगे जो लीडर्स आएंगे, ठीक है, तो सबके अपने न्यूज़पेपर थे, गांधी का नहीं था, ठीक है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये है एक तो एज फैक्टर था, दूसरा एक्सट्रीमिस्ट जो है वो यंग थे, वो उनको एकदम रिजल्ट चाहिए था। मॉडरेट्स जो थे वो उनमें पेशेंस थी, और वो ये सोचते थे मॉडरेट्स कि ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए अच्छा है। तो सबसे पहले तो बेसिक सोच का ही फ़र्क था। एक्सट्रीमिस्ट सोचते थे कि ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए बुरा है, उनको ये लगता था कि ये तो हम गरीब हो रहे हैं, वो अमीर हो रहे हैं, उनको सारी समझ आ गई थी, है ना। लेकिन सबसे बड़ा इसमें एक फैक्टर और भी था कि वो फ्रेंडशिप वाला, कि मॉडरेट्स इनके फ्रेंड्स थे, ये इनके फ्रेंड्स नहीं थे, है ना। तो जब वो फ्रेंड्स ही थे अंग्रेज़ों के गवर्नमेंट वालों के, तो फिर वो सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि बीच में वो कुछ मतलब वो होगा, डिसीजन में कोई वो नहीं ना आता, वो कहते हैं हाँ आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। अब एक बहुत बड़ा फैक्टर, एक्सट्रीमिज़म राइज कब होता है इंडिया में, 1903 के बाद, आफ्टर 1903। क्यों? क्योंकि जब इंडिया में एक बात चलती है कि बंगाल जो है, बंगाल आपको पता है अंग्रेज़ सबसे पहले इंडिया में कलकत्ता में आए थे, बंगाल में आए थे, ठीक है। और जब बंगाल में आए थे इन्होंने बंगाल कलकत्ता को अपनी कैपिटल बनाया था, ठीक है। और बंगाल से ही सारे रेवोल्यूशनरीज आए हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो बंगाल में जब इन्होंने रूल किया तो इन्होंने देखा कि बंगाल में ना हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन है, एक साइड पे हिंदू रहते हैं और एक साइड पे मुस्लिम रहते हैं, यानी कि जो ईस्ट बंगाल है वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, जो वेस्ट बंगाल है वो हिंदू डोमिनेटेड है, ठीक है। ये पहले एक ही था, बहुत बड़ा था। तो अंग्रेज़ों ने ये कहा कि अब यहाँ पे एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि मुस्लिम लोग जो थे ना इंडिया में, वो रूलर रहे हैं हमेशा यहाँ पे। अब जब वो मुग़ल रूल इंडिया में ख़त्म हो गया तो मुस्लिम लोग जो थे वो यहाँ पे रूलर थे, और जब उनका रूल ख़त्म हो गया तो उनको डर लगने लगा कि अब हम रूलर तो रहेंगे नहीं, इलेक्शन हम जीत नहीं सकते, इलेक्शन तो वही जीतेगा जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो हिंदू की ज़्यादा है, तो अब हम क्या करें।
तो वो बार बार अंग्रेज़ों के पास जाते थे और बोलते थे कि पार्टीशन करो बंगाल की। ठीक है, मुस्लिम क्या बोलते थे अंग्रेज़ों को जाके कि बंगाल की पार्टीशन करी जाए। ठीक है, तो कुछ हिंदू संगठन भी थे जो कि अंग्रेज़ों को जाके ये बोलते थे कि इसको पार्टीशन की जाए। अंग्रेज़ों ने लॉर्ड कर्जन जो था गवर्नर जनरल इंडिया का, इसने बंगाल की पार्टीशन कर दी 1905 में, पार्टीशन कर दी। ठीक है, अब लेकिन देखो लीडर्स की वजह से पार्टीशन हुई और अंग्रेज़ों की वजह से पार्टीशन हुई। लीडर यानी हिंदू लीडर्स और मुस्लिम लीडर, लेकिन आम जनता तो इन्वॉल्व नहीं थी उसमें। जब पार्टीशन हुई तो आम जनता बेचारी रोने लगी। उसने एक दूसरे के हाथों पे राखी बांधी, हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधी, क्योंकि उनको नहीं पता था कि क्यों हुई है पार्टीशन। वो तो एक दूसरे से प्यार करते थे, हिंदू मुस्लिम से करता था, मुस्लिम हिंदू से करता था, लेकिन लीडर नहीं ना करते थे। लीडर जो थे वो अपना अपना देखते थे। ठीक है, और अंग्रेज़ों ने दोनों को सुना, हिंदूज़ को भी सुना, मुस्लिम्स को भी सुना। उन्होंने अपना भी मतलब देखा। उन्होंने कहा कि अगर हम पार्टीशन करते हैं तो मुस्लिम भी हमारे से खुश हो जाएंगे, हिंदू लीडर भी हमारे से खुश हो जाएंगे। जब दोनों लीडर हमारे से खुश हो जाएंगे उसमें हमारा फ़ायदा है, क्योंकि इनकी यूनिटी टूटेगी, है ना। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल खेला। लेकिन डिवाइड एंड रूल हमने दोनों हम हिस्ट्री में ना जनरली एक ही एस्पेक्ट पढ़ते हैं। आपने भी अब तक एक ही एस्पेक्ट सुना होगा, डिवाइड एंड रूल। लेकिन ये एस्पेक्ट आपने नहीं सुना होगा कि मुस्लिम खुद उनके पास जाते थे कि पार्टीशन कर दो, और हिंदू भी उनके पास जाते थे कि पार्टीशन कर दो। लेकिन अगर आप बिपिन चंद्रा वगैरह की जो मोटी मोटी बुक्स हैं वो पढ़ोगे ना, तो आपको ये चीज़ मिलेगी कि ये लोग खुद उनके पास जाके बोलते थे इसकी पार्टीशन करी जाए। ठीक है, तो उन्होंने इनकी पार्टीशन की। अब जब पार्टीशन की तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे कांग्रेस में, जो यंग लोग थे, तो अब देखो इनको भी पॉलिटिक्स में अपना नाम चमकाना था। वैसे तो हम आंसर में ये चीज़ लिखेंगे नहीं, लेकिन आप कॉमन सेंस की बात है, जो पॉपुलर होना चाहता है वो पॉपुलर कैसे होगा, उसको मौका चाहिए, है ना, उसको मौका चाहिए। तो ये मौका उनको मिल गया। अब ये तिलक जैसे लोग, तिलक वगैरह, ये सामने आ गए और इन्होंने कहा हमें आज़ादी चाहिए, और ये पार्टीशन के खिलाफ खड़े हो गए। इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट ये पार्टीशन के खिलाफ मूवमेंट थी। स्वदेशी यानी अपने देश का हम खाएंगे, अपने देश का पहनेंगे, अंग्रेज़ों की चीज़ें जो हैं उसको हम बायकॉट करेंगे, ब्रिटिश गुड्स को, लिकर शॉप्स को हम पिकेटिंग करेंगे, ब्रिटिश की जितनी भी गुड्स हैं उसको बायकॉट करेंगे, अपना खादी पहनेंगे, खादी अपने देश का ही सामान खाएंगे। स्वदेशी मूवमेंट जब चली तो इंडिया ने ब्रिटिश के सामान को बायकॉट किया। अंग्रेज़ों को बहुत बड़ा लॉस हुआ, इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे बिकने बंद हो गए। ठीक है, तो तिलक और बाकी एक्सट्रीमिस्ट जो मैंने लिखे, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये सारे लोगों बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। अब एक और बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर, जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये 1905 में क्या मांग रहे थे, स्वदेशी मूवमेंट में ये क्या मांग रहे थे, इनकी मेन डिमांड क्या थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट वर्ड के ऊपर ध्यान दो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी संपूर्ण आज़ादी। ठीक है, अब एक्सट्रीमिस्ट क्या कांग्रेस में ही थे? यस, ये कांग्रेस के मेंबर्स थे, कांग्रेस के ऑफिस बीरर थे। लेकिन क्या कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगा? नो। एक्सट्रीमिस्ट ने मांगा? यस। कांग्रेस ने मांगा? नो। मॉडरेट्स ने मांगा? नो। सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ये मांग रहा था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, कांग्रेस ने इंडिया में पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस कब मांगी? 1929, जब मैंने अभी बोला पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने मांगा 1929, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। और कहाँ पर मांगा? लाहौर सेशन ऑफ द INC। ठीक है, कांग्रेस ने कब मांगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस? ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, 1929 में। लेकिन 1905 में एक्सट्रीमिस्ट ने ये पहले ही मांग लिया था। कितने सालों का फर्क है? 25 सालों का फर्क।
ठीक है। जब तिलक वगैरह ये मांग रहे थे तो कांग्रेस ने कहा नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, ये इनका अपना। अब देखो ना, बीजेपी में कोई बंदा बोल देता है कुछ भी अलग चीज़ बोल देता है जो बीजेपी का स्टैंड नहीं है, तो बीजेपी कहती है ना ये उसका अपना ख्याल होगा, हमारा ऑफिशियल स्टैंड ये नहीं है, बोलती है ना बीजेपी भी, है ना। तो इसलिए कांग्रेस ने कहा ये तिलक का अपना स्टैंड है, हमारा ये स्टैंड नहीं है, ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है मॉडरेट्स इस टाइम क्या मांग रहे थे? वो भी कुछ मांग रहे थे या कुछ मांग ही नहीं रहे थे? वो भी मांग रहे थे। तो वो क्या मांग रहे थे? वो मांग रहे थे डोमिनियन स्टेटस। क्या? डोमिनियन स्टेटस। अब देखना पड़ेगा ये डोमिनियन स्टेटस क्या है। मैंने समझाया है क्लास में क्या होता है, बताओ। हाँ, किसको? हाँ हाँ, देखो डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। अंग्रेज जो थे, यूनाइटेड किंगडम ये एक कॉलोनियल पावर था। क्या था? कॉलोनियल पावर। जो कॉलोनियल पावर होती है उसको हम इंपीरियलिस्ट कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपीरियलिस्ट कंट्री। तो इंपीरियलिस्ट कंट्री क्या करता है? इंपीरियलिज्म। ये वर्ड ना आपको आएगा बार बार, इंपीरियलिज्म आपको पता होना चाहिए है क्या ये। इंपीरियल में स्पेलिंग जब लिखता हूँ ना मैं गलत ऐसे लिख देता हूँ जल्दी जल्दी में। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है जो कंट्री बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर रूल करे उसको बोलते हैं इंपीरियलिस्ट कंट्री। और इंपीरियलिज्म क्या होता है? जब एक कंट्री बहुत सारे कंट्री के ऊपर रूल करे उसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म। अब सपोज करो इंडिया बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर रूल करने लग जाए तो इंडिया भी इंपीरियलिज्म करने लग जाएगा। इंपीरियलिज्म समझ आ गया? ठीक है ना, भूलेगा तो नहीं। अब अगली किसी क्लास में पूछना मैंने इंपीरियलिज्म क्या होता है, फिर बोल देना सारे, ठीक है। तो मैंने बोला बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर रूल कर रहा था। अब आप चौंक जाओगे कौन कौन से कंट्री थे वो। इंडिया तो था ही, साउथ अफ्रीका ये भी था। आपको पता है और कौन से कंट्रीज थे? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनके ऊपर भी ये रूल कर रहा था। यूके इतना सा कंट्री है, जे जितना होगा, जे से भी छोटा होगा। और ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा है, और कनाडा कितना बड़ा कंट्री है? कनाडा वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर रशिया। और ऑस्ट्रेलिया आई थिंक थर्ड लार्जेस्ट यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया फोर्थ लार्जेस्ट होगा, फिफ्थ ब्राज़ील है, और आई थिंक सेवन्थ इंडिया है एरिया वाइज। इंडिया सेवन्थ है, ठीक है। कनाडा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी कौन रूल कर रहा था? यूनाइटेड किंगडम। लेकिन एक डिफरेंस था, कनाडा ऑस्ट्रेलिया वाइट थे, यहाँ पे वाइट लोग रहते थे, अंग्रेज़ रहते थे। और इंडिया जो अफ्रीका था, इंडिया साउथ अफ्रीका, यहाँ पे ब्लैक लोग रहते थे, है ना। इसलिए कनाडा ऑस्ट्रेलिया को वाइट कॉलोनीज बोलते थे। क्या बोलते थे? वाइट कॉलोनीज। और इंडिया और साउथ अफ्रीका को क्या बोलते थे? ब्लैक कॉलोनीज, ठीक है। अब अंग्रेज़ बड़े चालाक थे। अंग्रेज़ कहते कि हम वाइट कॉलोनीज़ में अलग तरह का रूल करेंगे और ब्लैक कॉलोनीज़ में अलग तरह का रूल करेंगे, ठीक है। अब समझो, वाइट कॉलोनीज़ में उनका रूल ऐसा था कि उन्होंने कहा हुआ था कि वहाँ के जो रूलर हैं वो अपने हिसाब से डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करें, जो मर्जी डिसीजन ले, हमें कोई लेना देना नहीं है। बट ओवरऑल जो डिसीजन होंगे वो हम मतलब बड़े बड़े जो डिसीजन होंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया कनाडा कौन कौन से देश के साथ संधि करेंगे, किस किस देश के साथ ट्रेड करेंगे, वो हमारे डिसीजन होंगे यूके के। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कनाडा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलेगा, एजुकेशन कैसी चलेगी, वो सारा कुछ ऑस्ट्रेलिया कनाडा वाले खुद डिसाइड करेंगे। यानी कि उनको इंडिपेंडेंस दी हुई थी ऑलरेडी, ठीक है ना। जब उन्होंने इंडिपेंडेंस दी हुई थी ऑलरेडी, तो हम कह सकते हैं कि कनाडा ऑस्ट्रेलिया में
यूके का रूल कौन सा था? इनडायरेक्ट रूल था। कह सकते हैं ना, यूके वॉज हैविंग इनडायरेक्ट रूल ओवर ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, दैट इज वाइट कॉलोनीज। समझ पॉइंट, मतलब कहने का मतलब ये है ऑस्ट्रेलिया कनाडा यानी कि वाइट कॉलोनीज के ऊपर यूके का इनडायरेक्ट रूल था, ठीक। लेकिन हमारे जैसे देशों के ऊपर इनका डायरेक्ट रूल था। हम कुछ नहीं अपना कर सकते थे, हमारा जो भी डिसीजन होगा वो यूके का ही होगा। हमने कुछ भी करना है वो डिसीजन यूके से आएगा, ठीक है। अब मॉडरेट्स को भी ये चीज़ पता थी, एक्सट्रीमिस्ट को भी ये चीज़ पता थी। तो मॉडरेट्स कहते आप हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो। डोमिनियन स्टेटस यानी कि यूके कनाडा को और ऑस्ट्रेलिया को अपना डोमिनियन मानता था। यूके कनाडा को और ऑस्ट्रेलिया को अपना क्या मानता था? डोमिनियन मानता था। यानी कि यूके ने कनाडा को और ऑस्ट्रेलिया को डोमिनियन स्टेटस दिया हुआ था। मॉडरेट्स कहते थे जैसा आपने उसको दिया हुआ है वैसा हमें भी दे दो। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते थे? नो, हमें डोमिनियन स्टेटस भी नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। वो कितने तेज थे देखो, वो कहते हैं हमें पूरी इंडिपेंडेंस, हमें ऑस्ट्रेलिया कनाडा के जितनी भी नहीं चाहिए, हमें उनसे भी ज़्यादा चाहिए। ये फ़र्क था। और ये चीज़ वो कब बोल रहे थे? 1905 में। कांग्रेस ने कब मांगी? 31 दिसंबर 1929 को, यानी 30 ही हो गया ना। 1930 में मांगी कांग्रेस ने, लेकिन इन्होंने 1905 में ही मांगी। और रिजल्ट क्या हुआ? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई 1907, मतलब चलती रही एक दो साल स्वदेशी मूवमेंट चली। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। क्या हुआ? सूरत स्प्लिट, यानी कि कांग्रेस का सेशन सूरत में हुआ। सूरत गुजरात में है आज, तब गुजरात तो होता नहीं था, बॉम्बे होता था। बॉम्बे का एक पार्ट था सूरत। वहाँ पे हुआ सेशन। वहाँ पे तिलक प्रेसिडेंट बनना चाहता था, उसको बनने नहीं दिया गया। तो उसमें अल्टीमेटली क्या हुआ? मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया। मॉडरेट्स ने सूरत में 1907 में एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया। जैसे ही इनको बाहर निकाला, गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट कर लिया। किसको? एक्सट्रीमिस्ट को। क्योंकि गवर्नमेंट वाले इनको कह रहे थे कि आप इनको बाहर निकालो तो हम इनको अरेस्ट करें, क्योंकि जब तक ये कांग्रेस में रहेंगे हम इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लोग नाराज़ हो जाएंगे। आप इनको बाहर न निकालो तो हम इनको अरेस्ट करेंगे। तो जैसे इन्होंने बाहर निकाला, इन्होंने उनको अरेस्ट कर दिया। तो एक्सट्रीमिस्ट हो गए सारे के सारे अरेस्ट। कुछ चले गए। देखो तिलक जो था ये हो गया था अरेस्ट। ये 1906 में आई थिंक, हाँ 1906 में अरेस्ट हुआ और 1916 में बाहर आया। 10 साल अंदर ही रहा। अरबिंदो घोष जो था वो अंडरग्राउंड हो गया था। अरबिंदो घोष, क्योंकि मैंने कहा उसके टेररिस्ट लिंक थे, वो अंडरग्राउंड हो गया था। जो लाला लाजपत राय था वो अरेस्ट से बच गया, वो फॉरेन कंट्री में भाग गया। तो पंजाबी सारे भाग जाते हैं बाहर, वो पंजाबी था तो वो बाहर भाग गया, ठीक है। तो बाकी बिपिन चंद्र पाल, वो भी शायद आई थिंक, उसका मेरे को श्योर नहीं वो अरेस्ट हुआ था या क्या हुआ था उसका, ठीक है। तो बाकी जो छोटे मोटे लीडर्स थे एक्सट्रीमिस्ट, वो सारे अरेस्ट हो गए थे, ठीक है। तो क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, इसलिए इनको काला पानी वगैरह नहीं दिया गया था, क्योंकि काला पानी वो उनको देते थे जिन्होंने वायलेंस वगैरह की है, ठीक है। इसलिए इन्होंने उनको जेल शेल में ही रखा, बाद में छोड़ दिया, ठीक है। अब मॉडरेट्स बिल्कुल फ्री हो गए। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब सूरत स्प्लिट हुई तो पूरे लोग एक्सट्रीमिस्ट के साथ थे, मॉडरेट्स के साथ कोई नहीं था। क्योंकि लोग वहाँ होते हैं जहाँ जोश ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो लोग सारे एक्सट्रीमिस्ट के साथ थे, मॉडरेट्स के साथ कोई नहीं था। मॉडरेट्स को सारे बुरा बोल रहे थे कि आपकी वजह से वो अरेस्ट हुए, ठीक है। लेकिन मॉडरेट्स अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते थे। वो ना तो अरेस्ट हुए, कांग्रेस पार्टी में भी बने रहे, अपना वो मतलब उनकी लाइफ सेट थी, ठीक है। अब 1907 से लेकर 1907 से लेकर 1916 तक नेशनल मूवमेंट के अंदर कोई बड़ी घटना नहीं हुई। देयर वॉज नो बिग इवेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड 1907 to 1916 because extremists were underground or arrested. Moderates were not doing anything big, ठीक है। एंड जब लीडर ही नहीं थे तो फिर कोई कुछ करेगा कौन, है ना। और दूसरी कोई बड़ी पार्टी है नहीं थी, ठीक है। और बाकी रही बात
एक इंसिडेंट हुआ था 1910 में, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी ना, उसको कैंसिल कर दिया गया था। कब? 1910 में। कैंसिल क्यों किया गया? क्योंकि लोगों ने पसंद नहीं किया, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़े, तो गवर्नमेंट ने इसको कैंसिल कर दिया 1910 में। ठीक है, कैंसिल भी बोल सकते हैं या एनुअल भी बोलते हैं। एनुअल ज़्यादा बोलते हैं, एनुअलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1910 में। ठीक है, 1916 में तिलक बाहर आया और फिर इसने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की, होम रूल मूवमेंट। ठीक है, अब 1915 में गांधी जी भी इंडिया वापस आ गए थे जनवरी में। 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आ गए थे, वो पहले साउथ अफ्रीका में थे। ठीक है, इंडिया वापस आ गए थे। उनके इंडिया वापस आने के एक साल के बाद होम रूल मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हो गई थी। बहुत बड़ी मूवमेंट थी वो, जैसे स्वदेशी मूवमेंट हुई थी ना, ऐसी होम रूल मूवमेंट बहुत बड़ी मूवमेंट थी। एनी बसंत और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों होम रूल मूवमेंट में बड़े लीडर थे। लेकिन गांधी जी भी बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन गांधी जी ने इस मूवमेंट में पार्ट नहीं लिया, क्योंकि उनके जो पॉलिटिकल लीडर थे, पॉलिटिकल गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, उनको एडवाइस दी थी गांधी को कि आप अभी किसी बड़ी स्ट्रगल में नहीं आना, आप पहले इंडिया को स्टडी करो, विलेजेस में घूमो, लोगों के साथ तालमेल बढ़ाओ, स्टडी सिचुएशन को समझो, उसके बाद जब मौका मिले फिर। तो गांधी जी मान गए, तो गांधी जी इस मूवमेंट में नहीं आए थे। ठीक है, तो हमने देखा कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में डिफरेंसेस क्या क्या थे, डोमिनियन स्टेटस क्या था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस क्या था, डोमिनियन स्टेटस को कौन सपोर्ट करता था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को कौन सपोर्ट करता था, यूके के किस टाइप की 2 टाइप की कॉलोनीज थी। ठीक है, ब्लैक और वाइट कॉलोनीज। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ था और वो कैंसिल क्यों हुआ था। ठीक है, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है ना, तो ये सारा हमने देखा। आपका क्वेश्चन है तो फिर पूछो। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो? वो तो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो तो अभी हमने स्वदेशी मूवमेंट थोड़ा सा लिखवाऊंगा पहले, मतलब ब्रीफली, उसके बाद वो भी दूर है। अभी नोट्स तो हैं आपके पास, आप चाहते हो मैं लिखवाऊँ या ऐसे ही समझाऊँ? ऐसे ठीक है? आप भी बताओ, ऐसे ठीक है ना? लिखवाने की ज़रूरत तो नहीं ना, क्योंकि नोट्स तो हैं ही आपके पास, है ना। एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है हिस्ट्री की, छोटी सी बुक है वो आपने लेनी होगी तो वो ले लेना। जैसे ये नोट्स काफ़ी लेंथी है ना, तो ये तो डिटेल में पढ़ने के लिए है, तो वो अगर छोटी बुक आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। कौन से नोट्स? हाँ, ये डिटेल में है ना। तो एक्चुअली चक्कर ये है कि मैंने आपको बोला कि मेंस में बेसिकली प्रीलिम सारे पास कर लेते हैं KS का। ठीक है, जो सीरियस बच्चे होते हैं, चक्कर पड़ जाता है मेंस में। अब मेंस में देखो, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सबके पास है। अब सबके पास एक तरह की बुक्स होंगी तो सबके नंबर बराबर आएंगे। ठीक है ना, सबके नंबर बराबर आएंगे। ठीक है ना, अब ये नोट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि ये नोट्स तो सबके पास नहीं होंगे, ये तो आप ही के पास हैं, है ना। तो ये तो किसी किसी के पास ही होंगे ना, यानी जो कोचिंग ले रहा होगा उस, हो सकता है किसी और कोचिंग में कोई और नोट्स हो, आपके पास ये वाले। अब ये इसलिए दिए जाते हैं, अब इसमें से आपने पढ़ने वाली चीज़ खुद निकालनी है, वो आपने खुद मेहनत करनी है। ठीक है ना, स्पेक्ट्रम आप अगर पढ़ रहे हो तो उसमें यहाँ इसमें से पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, क्योंकि नंबर उसके आएंगे मेंस में ज़्यादा जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे, जो मेंस में ज़्यादा पॉइंट्स लिखेगा। ठीक है ना, जिसमें हर क्वेश्चन में बंदा 2-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख रहा है, उसको 2-2 नंबर भी एक्स्ट्रा मिलेंगे ना। अब हर क्वेश्चन में 2-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो एक पेपर में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके हर पेपर में 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आए ना, 20 नंबर ज़्यादा आए ना। तो ऐसे अगर 7 पेपर हैं तो 14, मतलब 7 इंटू 2 7 14, 140 नंबर ज़्यादा आ गए ना। ऐसे ही पास और फेल में डिफरेंस आता है। अगर आप मेंस का रिजल्ट देखोगे तो मतलब एक नंबर के पीछे बंदा फेल हो जाता है और पास हो जाता है। ठीक है, प्री तो सबका पास हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जो बड़ा ही नालायक होगा उसका प्री रह जाएगा, जिसने मेहनत नहीं की होगी, जिसने ऐसी
सिर्फ आना जाना किया होगा ना इंस्टीट्यूट में, वो प्री में पास नहीं होगा। लेकिन दिक्कत आती है मेंस में। मेंस में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा, जब प्री निकल जाता है ना फिर सारे बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि अब पता है सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पास करना है तो हमने ऑफिसर बन जाना है। फिर सारे बड़ी मेहनत करते हैं, फिर कोई सोता ही नहीं है क्योंकि खुद मोटिवेशन आती है। तो तब आपके पास ये नोट्स होने चाहिए, तब सारे स्पेक्ट्रम थोड़ी पढ़ते रहोगे बैठ के स्पेक्ट्रम तो आप 3 दिन में ख़त्म कर दोगे, फिर तब इतना जोश होता है। तो लक्ष्मीकांत भी अब 15-20 दिन में लक्ष्मीकांत ख़त्म कर दोगे, लेकिन फिर आपको वो कुछ और मिले ताकि हमारे पॉइंट ज़्यादा बन जाए। तो ये इसलिए नोट्स दिया जाता है। अब आपने इस नोट्स में से चीज़ें निकालनी खुद है। हाईलाइटर ले लो, एक हाईलाइट करते जाओ ताकि बाद में सिर्फ हाईलाइट वाले पॉइंट पढ़ो, क्योंकि तब एक एक पेज थोड़ी ना देखोगे। एक हाईलाइट वाला सिस्टम होता है, एक होता है कि इसमें से अब आप खुद अपने नोट्स बनाओ। तो खुद नोट्स बना, कुछ टॉपर कहते हैं हमने खुद नोट्स बनाए, कुछ टॉपर्स कहते हैं कि हमने हाईलाइट किया, क्योंकि खुद नोट्स बनाने से टाइम वेस्ट हो रहा था। तो आपकी स्ट्रैटेजी खुद है। बेस्ट तो मैं पता क्या कहता हूँ, इसको हाईलाइट करो नोट्स को, ठीक है, हाईलाइट करो। जब आएगा ना आपका प्री या मेन, तो क्या करना है आपने ये नोट्स खोलने हैं जो हाईलाइट वाले पॉइंट देखने, ठीक है। या फिर अपनी एक छोटी कॉपी लगा लो, कॉपी पे लिखते जाओ, वो भी एक तरीका है। कॉपी वाला भी अच्छा है। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कह सकता, आपकी अपनी चॉइस है। हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है ना। लेकिन ये आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। सोचोगे ना साल बाद स्टार्ट करूँगी तो फिर वो नहीं होगा, साल कभी नहीं वो होता। आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ये मेहनत आपने आज से ही स्टार्ट करनी है, ठीक है। हर सब्जेक्ट की, ये नहीं सिर्फ हिस्ट्री की, पॉलिटी की भी, हिस्ट्री की भी धीरे धीरे बिल्डअप करोगे ना, धीरे धीरे। ये आप सोचो मैं मेंस के लिए पढ़ रही हूँ, प्री तो मेरा हो ही जाना है। मेंस की तैयारी अभी से, कहते हैं कि मेंस की तैयारी, एक्सक्लूसिवली मेंस की तैयारी के लिए 1 ईयर चाहिए, एक्सक्लूसिवली मेंस की तैयारी के लिए 1 साल चाहिए। तो अगर आपका 2024 में अगस्त में मेंस आएगा ना, तो उसकी तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंस बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। 4 पेपर जीएस के, 2 पेपर ऑप्शनल के, 1 पेपर एसए का। यही कितने हो गए, 4 तो 2 6 तो 1 7 पेपर हैं जो आपको केएस ऑफिसर बनाएंगे। ये 7 पेपर। इंटरव्यू को भूल जाओ, अगर आपके मेंस में नंबर ज़्यादा होंगे ना तो इंटरव्यू में सबको बराबर नंबर मिलते हैं। इंटरव्यू में सबको 150-150 नंबर ऑलमोस्ट मिल जाता है। कोई बड़ा ही बेकार करके आएगा तो उसको 50 नंबर देगा वो, ठीक है। अदरवाइज सबको ऑलमोस्ट 10, 15, 20 नंबर का फ़र्क होता है। लेकिन यहाँ पे जिसके नंबर ज़्यादा होंगे ना उसको वो फेल नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप कोशिश करो यहीं पे मैं 200 नंबर एक्स्ट्रा ले लूँ मेंस में, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो इसलिए आपने खुद देखना है कि मैं क्या मतलब कैसे करना है, ठीक है। तो अभी का क्वेश्चन है यहाँ तक। जैसे आपको ये चीज़ पता है ना डोमिनियन स्टेटस क्या है, कहीं को नहीं पता होता, कहीं एंड तक नहीं पता होता कि डोमिनियन स्टेटस क्या था, कंप्लीट फ्रीडम क्या था, एक्सट्रीमिस्ट ने कंप्लीट फ्रीडम कब मांगा, ये नहीं पता होता कईयों को। हाँ, ये सबको पता होता है पूर्ण स्वराज क्या था, नेहरू ने मांगा था, कब मांगा था, ये सबको पता होगा। 1857 के रिवॉल्ट के कॉजेज सबको पता होंगे, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के कॉजेज थ्योरी सबको पता होंगी। लेकिन आपको वो चीज़ें भी पता होनी चाहिए जो बाकी को नहीं पता, ठीक है ना। आज इतना ही रखें, ठीक है। फिर कल इसके आगे हम चलेंगे। कल का टॉपिक मैं आज ही बता देता हूँ। मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट को एक बारी वो तो हो गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल कल हम करेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं, ये तो कर लिया ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल स्वदेशी मूवमेंट। कल हम करेंगे सूरत स्प्लिट और कौन से वाले ये कराऊं, ठीक है, ठीक है। कल हम कोशिश करेंगे वो भी, अगर टाइम मिला ना तो हम वो भी स्टार्ट कर लेंगे। कमिंग ऑफ गांधी एंड उसकी पहली जो 3 मूवमेंट्स थी, चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वो भी करेंगे। और उसके बाद फिर वो क्या बोलते हैं उसको, होम रूल मूवमेंट।